पहला वाला है कि आप क्या करें, नंबर के प्राइम फैक्टर्स बना लें। फिर दूसरा है रिक्वायर्ड फैक्टर्स बना लें, और अगर रिक्वायर्ड फैक्टर्स ना बने तो फिर तीसरा है कि दो फैक्टर्स में ब्रेक करें, उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर, और एक जो है वो एक मतलब अदर देन परफेक्ट स्क्वायर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी याद रहनी चाहिए। सही है। अब हमने जो लास्ट चीजें पढ़ी है ना, उसमें हम आपको एक नंबर दिया करते थे। अब मैं बिल्कुल आखिरी में लिख देता हूँ, जो आप सीख कर आए हैं वो क्या सीख कर आए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ इवेल्युएट या सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 108। सही है। इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या करते थे तुम, कौन याद दिलाएगा? सर इंडेक्स फॉर्म में लिखते थे। इंडेक्स फॉर्म में मैं लिख भी दूंगा तो मुझे कोई खास फायदा नहीं होगा। सर प्राइम फैक्टर्स, या तो प्राइम फैक्टर्स या फैक्टर्स, फिर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, या फिर दो फैक्टर्स जिनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, ये बात ठीक है? मेरी आवाज से आ रही है? जी सर आ रही है, सही है। हाँ। अच्छा, सबसे प्रिफर्ड मेथड जो है सर्ड्स में वो है दो फैक्टर्स बनाना, क्योंकि हमारे पास सर्ड्स के टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं। ठीक है, तो जब सर्ड्स वाले सवाल आते हैं ना, वो अच्छे लंबे चौड़े सवाल आते हैं। यानी ये जो सवाल अभी आप देख रहे हो ना, इवेल्युएट 108, अब यहाँ पर एक ही नंबर है जो रूट के अंदर है। ठीक है, और इसको इवेल्युएट करने के लिए अगर आप थोड़ा टाइम ले भी लेते तो डजंट मैटर, बट सर्ड्स में आपके पास मल्टीपल नंबर्स होते हैं। जैसे ये सवाल ही देखो, ये जो क्वेश्चन साइड में लगा हुआ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, इसमें एक सवाल के अंदर दो दो तीन तीन रूट लगे हुए हैं ना, तो अब तुम हर एक के प्राइम फैक्टर थोड़ी कर सकते बैठकर। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन क्या है कि तुम इसके दो फैक्टर्स बनाओ या दो फैक्टर्स सोचो, और उनमें से एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, तुमसे ये हो ही ना पा रहा हो, बिल्कुल ही फंस जाओ जाकर, तब प्राइम फैक्टराइजेशन फिर मजबूरी है। ठीक है, तो जो प्रिफर्ड मेथड है 108 को सिंप्लीफाई करने के लिए वो क्या है, 36 मल्टीप्लाइड बाय 3। और मेरे भाई सोचना कोई किसी को नहीं सिखा सकता, सोचना तो आपने खुद ही है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर 36 है, तो क्या ये रूट से बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बता आ दो। जाएगा। आ जाएगा। रूट से बाहर आके ये क्या बन जाएगा बताओ? 6 6, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 3। 3। ये वाली चीज आपको खास तौर पे रैशनल एनालिसिस के टाइम पे बहुत तफसील से इसीलिए पढ़ाई गई है क्योंकि ये हमें सर्ड्स में हेल्प करती। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब तो प्रायर नॉलेज है, बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2 दिन पहले की है। तो अब होपफुली ये याद होगी। अब कोई ये कहे नहीं मुझे ये भी नहीं याद, तो भाई हमदर्दी कर सकता हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, ये रिसेंटली पढ़ाया हमने आप। अब सवाल तो शुरू करते हैं। पहले एक चीज, ये सब मैं एडिशनल में लिख रहा हूँ, तो आप जब भी ये नोट्स बनाएंगे तो अपने पास लिख लीजिएगा। और आर सर्ड्स, सर्ड्स होते क्या हैं? बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। नंबर, ये मैंने एस भी लगा दिया, नंबर्स इन्वॉल्विंग रूट्स इन इट। ऐसे नंबर जो रूट्स में हो या रूट्स के साथ हो। सही है? सही भाई? जी सर। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये एक सर्ड है, फिर कॉमा लगाया मैंने। ठीक है,
फिर उसके बाद एक और मिसाल ले लो, 2√3। ये एक नंबर है और इस नंबर में थोड़ा सा हिस्सा रूट के अंदर है, ठीक है। फिर 5 + √11, ये भी एक नंबर है, सही है, और इसमें भी थोड़ा सा हिस्सा रूट के अंदर है। ये सारी की सारी सोर्स की एग्जाम्पल। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब इसी में ना एक और बात भी ऐड कर लो, नोट करके मैं ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने लिखा √16, या मैंने लिखा 2√9, या मैंने लिखा 3 + √25। ये जो ग्रीन से लिखे हैं ना नोट, दीज आर नॉट सर्च। यानी जबरदस्ती किसी नंबर को रूट के अंदर छोड़ दिया आपने और फिर उसको आपने सर्ड बोलना शुरू कर दिया, तो ये गलत है। कोई ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो और रूट से बाहर आ ही नहीं सकता हो, वो होता है सर्ड। अब जैसे मैंने ग्रीन से पहला नंबर क्या लिखा है, √16 लिखा है ना। जी सर। बताओ √16 का क्या मतलब है? 4। 4, ठीक है। तो ये सर्ड नहीं है, आपने जबरदस्ती लिखा हुआ उसको रूट के अंदर। आप उसको सुकून से बाहर ला सकते हैं। हाँ, अगर √5 है तो √5 को आप चाह के भी रूट से बाहर नहीं ला पाएंगे, वो सर्ड है। या 2√3 है तो 2√3 में जो √3 है वो वैसा ही रहेगा, वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, सही है। जी। अब मैंने ग्रीन से लिखा एक नंबर 2√9। अब 2√9 का मतलब है 2 और √9 की जो भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होनी है। अब √9 सीधा सीधा क्या बनता है? 3। तो इसका मतलब है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप उसको जबरदस्ती रूट के अंदर छोड़ नहीं सकते। इसी तरह 3 + √25 है, तो √25 का क्या मतलब है? 5। तो दैट विल बी 3 + 5, ठीक है। तो सर्ड वो नंबर होते हैं जिसमें जहां पर पूरे का पूरा नंबर या उसका थोड़ा सा हिस्सा रूट के अंदर रह जाए और वो बाहर ना आए, तो फिर वो वाला नंबर कहलाता है सर्ड, ठीक है। यानी ऐसे नंबर जिसमें रूट मौजूद हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या उससे भी बड़े। हम लोग जिसमें अभी बात करेंगे वो स्क्वायर रूट्स है, और अनफॉर्चुनेटली हम इतना ही सिखाएंगे आपको। फिर हायर लेवल के रूट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ सीखी हुई टेक्निक्स आपको यूज करनी है, उस हायर लेवल के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके। जो कुछ हम यहाँ सिखाएंगे वो स्क्वायर रूट के लिए एप्लीकेबल होगा। सम ऑफ इट विल बी यूज्ड एज इट इज, बट सम ऑफ इट नीड्स टू गेट मॉडिफाइड बिफोर यू कैन अप्लाई इट एट अ हायर लेवल। यानी क्यूब रूट या फोर्थ रूट दे दिया तो जो कुछ यहाँ सीखोगे उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैंने शायद 9C में जो मैंने अपना हाउ टू सिंप्लीफाई √108 है ना, इसको मैंने हायर लेवल पे भी थोड़ा सा सिखाया है 9C में, कि वो जो दो फैक्टर्स बनाने हैं, अगर क्यूब रूट है तो जब दो फैक्टर्स बनाने हैं तो उन दो में से एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यूब रूट के केस में उन दो फैक्टर्स में से एक को क्या होना जरूरी है? 9C का परफेक्ट क्यूब, क्यों? सही है। शायद मैंने 9C में सिखाया सिर्फ इतना। अब मैंने गलती से ये सब कुछ यहाँ लिख दिया सेकंड पेज पे, स्टार्ट यहाँ से हो रहा था। अब मैं दोबारा तो लिखूंगा नहीं। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मुझको दोबारा नहीं लिखना भाई, ठीक है। सर ये सब कुछ कॉपी में करते ना? ये सब कुछ हाथ के हाथ कॉपी में करते रहो इफ यू हैव इट। और 9B वालों की तो नोटबुक मैंने रख ली है, तो ये मैं सेव भी कर दूंगा फोल्डर में ही, तो फिर वहां से कॉपी डाउन भी कर सकते हो। चाहो तो इसको प्रिंट करना कन्वीनियंटली करना चाहो तो प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हो, वैसे कॉपी में कर लो तो अच्छा है। तो जिन ठीक लोगों के है। पास नोटबुक्स हैं दे शुड बी डूइंग इट डायरेक्टली, ठीक है। टाइम बचाएं अपना। सर कल आपने 9C की वो कॉपीज नहीं दी तो आप ये भी चेक करेंगे? हाँ, ये चेक करूंगा डेफिनेटली। ठीक है सर। अच्छा, अभी 9C में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म शुरू कर दिया है क्या? नहीं सर। सर तो थोड़ा मैं, सा आज बताया था आपने। हाँ तो फिर एक काम करो, अभी इसको शुरू नहीं करो, इसको फिर अभी रजिस्टर में नहीं करो, छोड़ दो इसको। फिर बाद में रजिस्टर में करना है या डायरेक्टली इसी में करा लेंगे, देख लेंगे।
लेकिन ठीक है बहरहाल सर। किसी जगह ये नोट्स बनाए, किसी जगह लिखिएगा। सर्ट्स का सबसे बड़ा मसला ये, सर्ट्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखकर। जितने लोग ये मोबाइल पे सिर्फ वीडियो देख रहे हैं ना, जितने लोग मेरी ऑनलाइन क्लास यूं ऐसे ज्वाइन करके बिस्तर पे लेट के मोबाइल में पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है, ये जरा जो है ना ये काम करते रहिए। अभी इस क्लास के बाद ही कहूंगा ये सारे के सारे ऑनलाइन क्लास के नोट्स लेकर आओ, मुझे लाकर दिखाओ कल। अच्छा, अब क्या है, सिंप्लीफाइंग सर्ट्स। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब इसमें दो तीन तरीके हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ए। अब इस पे जाने से पहले जरा एक चीज याद दिलाइएगा, हमने एक चीज पढ़ाई है आपको, ए की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर एन किसके बराबर? ए बी एन का ऊपर होता है तो ए बी ए की बी पावर ऑफ कंबाइंड 2 पावर एन। सही है, फुल एन। जी सर। सही। फिर हमने आपको एक और चीज सिखाई है कि ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन, ये किसके बराबर? ए अपॉन बी ए होल का अपॉन बी पावर टू एन। द पावर ऑफ एन। ए अपॉन बी की होल पावर एन। अब यही वाले रूल्स को मॉडिफाई करके सर्ट्स के लिए बनाया हमने। कैसे? अब जैसे ए की पावर एन लिखी है ना, मैं कह सकता हूं ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बी की पावर 1/2। इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए बी होल टू द पावर ऑफ 1/2। ए बी की होल पावर 1/2। अच्छा, ये सारे का सारा मैंने इंडेक्स फॉर्म में लिखा। बिल्कुल इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए की पावर 1/2 का ये मतलब है इंडेक्स जी सर। रेडिकल फॉर्म में, जी और सर। बी की पावर 1/2 का यही मतलब है। ये बात सही है? जी सर। जी ये जो सर। रूट्स तुम देख रहे हो ये असल में पावर्स ही हैं। तो जैसे पावर्स कंबाइन होती हैं बिल्कुल वैसे ही रूट्स भी कंबाइन हो जाते हैं। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, ए बी का कंबाइंड स्क्वायर रूट। ये बात सही हो गई? जी सर। ये बिल्कुल वही वाला पावर लॉ ऑफ एनालिसिस की तरह है। ये आपका पहला लॉ ऑफ सर्ड्स है। समझ आ गया? जी सर। जी। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से पे अगर मैं आ जाऊं तो इसका मतलब है ए की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय बी की पावर 1/2। इसका क्या मतलब है? ए अपॉन बी की होल पावर 1/2। इज दैट राइट? ये बात सही है। जी सर। जी और सर। इसी पूरे लॉ को अगर मैं रेडिकल की शक्ल में लिखूं तो जैसे मैंने ये लिखा, तो ए का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट रूट आएगा। और बी का भी स्क्वायर रूट, तो इस सारे को कंबाइन करके ए अपॉन बी का कंबाइंड स्क्वायर रूट कह सकता हूं। जी सर। जी सर। ये दूसरा लॉ ऑफ सर्ड है। अब लॉज ऑफ सर्ड को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिसका पावर लॉज ऑफ एनालिसिस क्लियर है उसको इन दो लॉज में कोई परेशानी नहीं होगी। जिसका पावर लॉ ऑफ एनालिसिस ही क्लियर नहीं है वो सर्च पढ़ के करेगा क्या? ठीक है, क्लियर है? ये लॉज तो क्लियर है ना हमें? जी सर। जी चलो, सर। अब जैसे पार्ट ए है ना मेरे पास, पार्ट ए है √2 मल्टीप्लाइड बाय √8। अब अगर मैं इसको फिलहाल जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहता ना तो मैं इसका एक ही एक तरीका करता। प्रॉब्लम ये, एक एक तरीका करके सिलेबस खत्म हो जाता, बट फिर मजा नहीं आता वैसा, इसलिए मैं अलग से इसको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब एक तरीका क्या है इसको करने का, जो बेहतरीन तरीका है या जो करना चाहिए है पहले वो, √2 मल्टीप्लाइड बाय √8। क्या मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 का होल स्क्वायर रूट? जी सर। सही है। अच्छा, अब एक चीज तो ये है कि ये दोनों रूट के अंदर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है। जी सर। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दोगे उसके बाद दोबारा फैक्टर्स बनाओगे ताकि रूट से बाहर आए। बोलो क्या ख्याल है? डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। मैं भाई तो पूछ रहा हूँ ना कि अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद भी फैक्टर्स ही बनाओगे ना। जी सर। तो जब फैक्टर्स ही बनाने हैं तो मल्टीप्लाई करना ही क्यों चाहिए? ठीक है,
ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार हमें अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी फैक्टर्स ही बनाने हैं तो पहले से ही बना लेते हैं। फिलहाल मैं ऐसे ही बना रहा हूं। ये बात समझे? ये जी बात सर। सही है। तो मैंने टू को तो डेफिनेटली, पहले वाले टू को तो ऐसे ही रखा, एट को मैंने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया फिलहाल। अब इसमें से कितने टूज बाहर आ जाएंगे? 2। दो टूज बाहर आ गए, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 4। ठीक है। अब ये वाली अवेयरनेस रहनी चाहिए कि यार सर्ट के रूट के अंदर हो, रूट के अंदर अगर फैक्टर्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि तुम्हें उसके एनी हाउ फैक्टर्स तो बनाने ही है। अब लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके पहले एक बड़ा नंबर ले आएंगे, फिर उसको वापस फैक्टर्स बनाएंगे। तो यार जब फैक्टर्स बनाने ही है तो मल्टीप्लाई करते क्यों? तो करने की जरूरत ही नहीं है। वहीं से मजीद फैक्टराइजेशन करो और उसमें से जो कुछ बाहर आ सकता है वो बाहर ले आओ। सही है, 16 बनाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मगर करते हैं लोग, करने वाले करते हैं, करवाने वाले करवाते भी हैं। सही है, ये मैंने एक तरीका किया। अब एक और तरीका हो सकता था, वो क्या है? वो ये है कि मैंने जैसे क्या किया, पहले तरीके में मैंने रूट्स कंबाइन किए। दूसरे तरीके में मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ टू को स्क्वायर रूट ऑफ टू ही छोड़ रहा हूँ। ये जो 8 है ना, इसको मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या किया तुम्हारे ख्याल में? ये मैंने बिगेस्ट पॉसिबल फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। फैक्टर। एक फैक्टर दो, हाँ, दो स्क्वायर। फैक्टर्स बिगेस्ट बनाए, पॉसिबल। दो फैक्टर्स बनाए, और उसमें एक को मैंने लार्जेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर रखा और एक डेफिनेटली जो बनता था वो रखा। तो भाई क्या हो गया, रूट टू एज इट इज मल्टीप्लाइड, ये 4 रूट से बाहर आकर 2 और फिर रूट 2। ये बात सही है? जी सर। अब ध्यान दो, ये रहा एक रूट 2 और ये रहा एक रूट 2। अच्छा, अभी तो क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है ना, ये पहले जो बाहर 2 है वो तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाले दोनों 2s मैंने वापस कंबाइन करके एक ही रूट में डाल दिए। ये बात सही हुई? जी सर। और ये लोग भी क्या करेंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। बोलो, समझ में आया ये पॉइंट, नहीं आया? आ गया सर। दो रूट 2 थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों को पकड़ के एक ही रूट के अंदर डाला और वो इवेंचुअली किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। बात समझे? जी सर। यानी यहाँ पर हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, कि जब हमने रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो फाइनली किसके बराबर आया? एक 2 के बराबर आया। सही है? जी सर। अब बताओ, अगर मैं एक चीज पूछूं कि आपको कभी रूट ए को मल्टीप्लाई करना है रूट ए से, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। ए। ए स्क्वायर। क्यों ए स्क्वायर बहन? रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? ए मल्टीप्लाई बाय ओ। रूट भी तो है। हम्म। ये थर्ड लॉ है, सर्ट्स का ये थर्ड लॉ है। अब भाई देखो, सच्ची सी बात है, मैंने ग्रेड 10th में सर्ट्स के 5 या 6 लॉज हैं जो बताए हैं, बट उनको मैं फिर 10 दिन से पढ़ा रहा हूँ सर्ट्स। मैंने तुमको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिक्वायर्ड लॉज ऑफ सर्ट्स हैं वो पढ़ाए। मैं यही तुम लोगों के साथ इसको यहीं तक रख रहा हूँ। अगर कभी मेरे पास टाइम हुआ और तुम लोगों को याद हुआ तो बेशक फिर मुझसे अलग से पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन अभी मैं ये ग्रेड 9 के हिसाब से यहाँ तक पढ़ाना है, मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। मगर मैंने बता दिया इसके आगे 3 लॉज और हैं जो मैंने ग्रेड 10 में पढ़ाए हुए, मगर फिलहाल वो मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा। बाद में किसी का दिल चाहे पढ़ने का, मुझसे जरूर पढ़ ले, कोई मुझे मसला नहीं। ठीक है, बता दिया है मैंने कि मैंने भी कम पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन आपके ग्रेड के हिसाब से या बुक के हिसाब से पूरा पढ़ा दिया। ये 3 लॉज हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये जो मैंने आखिरी लॉ लिखा है ना, इससे एक बात समझ लेना। ठीक है, वो क्या? देयर आर 2
स्क्वायर रूट ऑफ ए इन 1 ए। इसे क्या समझ में आ रहा है? इस बात से क्या समझ में आ रहा है? अरे किसी को तो समझ में आ रहा होगा, इतनी मुश्किल थोड़ी लिखी मैंने। सर ए के 2 स्क्वायर रूट्स को प्लस करते हैं तो ए बनता है, नहीं, 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बनता है। हाँ, एक ए में 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए होंगे, सही है? या एक 3 में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होंगे, सही है? इस लॉ को पढ़ाने का मकसद ये है, एक 3 में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होंगे। ये लॉ को पढ़ाने का मकसद ये है कि हमारे बच्चों को समझ में आ जाए कि एक 3 में कितने स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, सही है? बात समझ सर रहे हो? ये ए स्क्वायर क्यों नहीं होगा? ए स्क्वायर कैसे होगा फरीदा? स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए है ना बेटा। अगर ए मल्टीप्लाई बाय ए होता तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर करती ना तुम। ये तो स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए है ना। तो ए स्क्वायर आएगा, फिर वो कैंसिल हो जाएगा हाँ सर। हाँ हाँ, तुम ये देखो ना, एक मिनट यहाँ देखो तुम, तब ये वाला हिस्सा देख रही हो? ये वाला हिस्सा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सवाल में, जी यहाँ मैंने स्टेप परफॉर्म किया है, बट मैंने रूट टू और टू को हाईलाइट करके रखा है। अब मैंने इसमें क्या शो किया? इसमें मैंने शो किया रूट टू और रूट टू मल्टीप्लाई होकर एक रूट के अंदर 2 टूस चले गए और वो दोनों कंबाइन होकर रूट से बाहर आ गए, सही है? यानी कि वो क्या था, रूट के अंदर जी 2 का स्क्वायर था। ये स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है ना, तभी तो इसीलिए तो लॉ पढ़ा रहे हैं कि आप कभी भी रूट टू को रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ देखें, डायरेक्टली 2 लिख दें वहां पर, सही है? ठीक है। जी ठीक है। और फिर इस लॉ में से हम लोग निकालते क्या है बात, वो ये निकालते हैं कि अगर एक ए है तो उसमें 2 रूट ए हैं, एक 3 है तो उसके अंदर 2 रूट 3 हैं। इसी तरीके से अगर एक और मिसाल ले लूं, अगर एक 10 है तो इसके अंदर बेसिकली 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। इस लॉ को पढ़ाने का मकसद ये है, हम आगे चल के तुम लोगों से ये करवाएंगे, हम लोगों ने 5 लिखा है ना, इसके अंदर 2 रूट 5 है, तो वो बात उस वक्त समझ में आनी चाहिए। सही है? क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, ये मैंने पार्ट ए किया, अभी पार्ट ए मैंने दोनों तरीकों से कर दिया, ठीक है? और ये बता दिया कि इसमें से बेहतरीन कौन सा है, कौन सा बेहतरीन है? मेथड 1। मेथड 1, सही है। कंबाइन करके सिंप्लीफाई कर लें। अब भाई देखो, हमेशा कोई एक मेथड बेहतर रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मेथड सारे ही सीखा करो। फिर एज पर द सिचुएशन डिसाइड करना पड़ता है कि कब कौन सा मेथड बेहतर है, और वो वही लोग डिसाइड कर सकते हैं जो 2 से 3 मेथड्स पे फोकस कर रहे होते हैं एट अ टाइम। ऐसा नहीं होता कि जी आपने बस जिंदगी में एक दफा एक सवाल पे 2 मेथड लगा के देख लिया, उसके बाद पीछे 50 सवाल एक मेथड से करके बैठ गए और आपको आ गया बेहतरीन मेथड डिसाइड करना। वो 50 के 50 सवाल को 2 से 3 तरीकों से करना आना चाहिए पहले, फिर आपके अंदर जाकर वो चीज डेवलप होती है कि हाँ मैं सवाल देखूंगा और बता दूंगा कौन सा तरीका बेहतरीन है। वो मेहनत करने जितना टाइम निकालना पड़ता है। खैर, अब पार्ट बी, अभी तो फिलहाल मैं चलो दोनों मेथड से करवा दूंगा, मगर याद रखना कि हमेशा हर कोई ये नहीं करवा पाएगा, मैं भी नहीं करवा पाऊंगा। ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि खुद से किया करो, नहीं तो पूछा करो लोगों से कम कि यार ऐसे कर लूं तो क्या होगा। बाज़ औक़ात तो इसका जवाब देने जितना भी टाइम नहीं होता हमारे पास। खैर, अब स्क्वायर रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो सबसे पहले क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं इन दोनों को? अरे कोई तो कुछ बोलो, ऐसी क्या बात होगी भाई? कर दें इसका, कंबाइन कर दें। कंबाइन कर दिया, फिर 216 को 6 से डिवाइड कर दो, तो अब वो तो मसला एक अलग। 216 को 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 36। ये बात सही है? जी सर। अब मुझे उम्मीद है कि हम सबको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 का क्या मतलब है, ठीक है? हम सबको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मतलब है 6। जिसको पता है वो डायरेक्टली 6 लिखेगा,
जिसको नहीं पता फिर वो बेशक ये वाला स्टेप करे, ये जो रेड से लिख रहा हूं ये ऑप्शनल स्टेप्स हैं, ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब रूट के अंदर कितने 2? 2 2। बाहर आकर 1। 1 रूट के अंदर कितने 3? 2 2 बाहर आकर 1। फाइनली आंसर क्या आ गया? 6 आप रूट 36 वाले स्टेप के बाद डायरेक्टली रूट 6 लिख सकते थे। सही है। अब इसी सवाल का दूसरा मेथड भी सीख लो। सर हाँ बेटा, रूट 6 क्यों लिख रहे हैं, 6 लिख दें डायरेक्ट। ये रूट 6 किसने लिखवाया मुझसे? 6 होगा ना, रूट क्यों होगा? 6 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मतलब 6 होता है, रूट मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है अच्छा, सर। अब मेथड नंबर 2 आ जाए। अब मेथड नंबर 2 में मैंने क्या बताया? मैंने कहा मेथड नंबर 2 में हम ये करेंगे, हर नंबर के रिक्वायर्ड फैक्टर्स, दो नंबर ऑफ फैक्टर्स बना लेंगे जहां जहां पॉसिबल होगा। तो जैसे 216 था ना सवाल में, तो 216 को ब्रेक किया 36 मल्टीप्लाइड बाय 6 में, और डिनोमिनेटर में रूट 6 है, इसके 2 फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जी सर। याद रखना सर्च के टाइम पे प्रेफर्ड मेथड है 2 फैक्टर्स बनाना, सर्च के टाइम पे प्राइम फैक्टराइजेशन प्रेफर्ड नहीं है। अच्छा, अब 36 तो आ जाएगा रूट से बाहर, है ना। जी सर। ये 36 रूट से बाहर आकर क्या हो गया? 6 और रूट के अंदर क्या बचा? 6 6 डिनोमिनेटर में क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 6। इस स्क्वायर रूट ऑफ 6 से ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 कैंसिल। फाइनल आंसर क्या आया? 6। सही है बात। जी सर। जी ये सर। मैंने इसका दूसरा मेथड किया। बिल्कुल आखिरी सवाल है पार्ट सी, स्क्वायर रूट ऑफ 18। ये कंपैरेटिवली बड़ा आसान सा है। ये वो है जो तुमको हम पढ़ा कर लाए हैं शॉर्ट्स पे, है ना। इस तरह जी के सर। सवाल तुम लोग पढ़ कर आए। अब इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। याद रखना कभी भी कोई भी आंसर लाओगे ऐसा आ जाए तो ऐसा छोड़ना नहीं। रूट के अंदर कोई भी नंबर हो उसको अच्छी तरह गौर से देख लेना कि इसमें से कुछ बाहर आएगा। सब कुछ नहीं भी आ रहा तो कुछ बाहर आ रहा है तो कुछ बाहर लाओ। अगर रूट 18 पे छोड़ दिया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है आंसर, ठीक है। अब इसमें एक ही तरीका कर सकता हूँ, 18 को ब्रेक डाउन करूंगा मैं कितने फैक्टर्स में? 2 2। 3 और 3 में नहीं ना, 3 में कैसे? या तो मैक्सिमम में करो, रिक्वायर्ड में करो, या प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वरना 2 में करो। सर्ट के मामले में हमने क्या कहा है कि आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? बताओ, सर्ट्स के मामले में प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन या 2 फैक्टर्स? 2 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स वाला मेथड प्रेफर्ड है। अब उसके अकॉर्डिंगली करोगे तो क्या लिखोगे? 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये बात सही है। जी सर। और बाहर आ जाएगा 9, तो रूट के अंदर रह जाएगा 2। सही है। जी सर। कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहे तो बेशक करे, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, स्पेशली सर्ट्स वाले सवालों में। अगर कोई ये करना चाह रहा है तो बेशक कर सकता है, एज लॉन्ग एज इस तरह का क्वेश्चन है तब तक तो चलो कोई मसला नहीं है। बट रूट्स अपना सर्ट्स के अंदर इस तरह का मेथड अगर लगाने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अभी खुद ही देख लोगे तुम लोग सवाल आगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को कोशिश करें कि अवॉइड करें और 2 फैक्टर्स वाले स्किल पे मेहनत करें। उसमें टाइम लगेगा, वो तुम लोगों को ऐसे ही आ नहीं जाएगा कि बस नंबर देखा और 2 फैक्टर्स सोच लिए जिसमें से एक लार्जेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर हो। उसमें टाइम लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि तुमको ये सोचना है सर्च के दौरान। सर्च की अपनी परेशानियां बहुत हैं, अभी जरा आगे चलेंगे तो वो परेशानियां भी नजर आएंगी।
समझ गए बात यहाँ तक? जी सर। चलो अब इसी तरह के सवाल थोड़े से और हैं। चलो जी, अब सेम क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। जैसे अब मैं दो मेथड नहीं करूंगा भाई, ठीक है, अब मैं प्रेफर्ड मेथड करूंगा पार्ट ए, क्योंकि वाइंड अप भी करना है चीजों को। स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। बताओ क्या करूं, 27 को फैक्टर्स बनाऊं कि पहले इनको कंबाइन कर दूं? कंबाइन फैक्टर्स बना है। फैक्टर्स बनाना प्रेफर्ड है या कंबाइन करना प्रेफर्ड है? सर कंबाइन कंबाइन। फैक्टर्स कंबाइन बना करना। रहे हैं सर। नहीं, अच्छा, प्रेफर्ड क्या है इस केस में? प्रेफर्ड क्या है कंबाइन करना। इस केस में? कंबाइन करना प्रेफर्ड है ना। तो तुमने क्या किया, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको कंबाइन कर लिया। अच्छा, अब 3 तो डेफिनेटली कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, यही बात है। जी सर। 27 को ब्रेक डाउन करवाओ, कितने फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करना चाहिए हमें? दो। दो, ठीक है। दो में से एक लार्जेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बताओ। 9 और 3, वेरी गुड। तो इसकी जगह आपने किया 9 और 3, और पहले से एक 3 मौजूद था। ये बात सही हुई? जी सर। अब ये 9 रूट के अंदर से बाहर आया, बिकॉज वो 9 है तो वो बाहर आकर 3 हो गया। और आगे क्या था, आगे 2 3 थे, ये लोग दोनों मिलकर ये दोनों भी बाहर आ गए। ये बात सही है? जी सर। तो ये वाला जो 3 देख रहे हो, जो ये वाला 3 देख रहे हो, ये किसकी वजह से बाहर आया? इस एक 9 की वजह से। और ये वाला जो 3 देख रहे हो, ये आया इन दोनों की मिली भगत से। बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना? 9। समझ गए? जी जी अब पार्ट बी, स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्या करूं? स्क्वायर रूट ऑफ 125/5। कंबाइन कर देते हैं। 125/5 का पूरा स्क्वायर रूट, और ये पूरा स्क्वायर रूट इस तरह बनेगा। अगर किसी ने ये स्क्वायर रूट यहां तक बनाया है तो ये सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप जल्दी में हैं, ये हमारा कसूर नहीं है, ठीक है। या आपको कोई तकलीफ है नीचे तक ड्रॉ करने में, तो वो आपका मसला है, वो मैथ्स का मसला नहीं है, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है तो इसमें किसी का कसूर नहीं है, आपका ही कसूर है और आपके ही नंबर कटेंगे। याद रखना ये बात, ये ऐसे नीचे तक आएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइड बाय 5 कितना? 25 25। ये किसके अंदर है भाई? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अब फिर से वही वाली बात, किसी का दिल चाहे तो वो ये वाला स्टेप शो करे, और जिसको डायरेक्टली पता है कि ये 5 है, वो डायरेक्टली 5 लिख दे, ठीक है। जी सर। चलो अब पार्ट सी। पार्ट सी में तो सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 12। क्या करूं इस 12 का? 2 फैक्टर्स। विचार? 26 इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा वाला है? 2। अरे वाह 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 वाह, तू कब से परफेक्ट स्क्वायर होने लगा? नहीं 3 और 4 सर। 3 और Four. 4, 3 और 4, तो मैं उसको लिख रहा हूँ 4 और 3, ठीक है। आप 3 और 4 भी लिख सकते हैं। आई प्रेफर राइटिंग परफेक्ट स्क्वायर फर्स्ट एंड देन द अदर फैक्टर, ठीक है। बट वो मेरी प्रेफरेंस है सिर्फ, वो फर्ज नहीं है हम लोगों पे, ठीक है। 3 और 4 भी लिखेंगे तो एक ही बात है, मुझे बस वो इस तरह पसंद है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। गॉट इट? जी सर। अच्छा भाई मेरे, 4 बाहर आ गया रूट से तो क्या बन गया? 2, और रूट के अंदर क्या रह गया? 3। यहाँ तक बात सही हो गई? जी सर। अब मैं तुम सबको 1 मिनट दे रहा हूँ, तुम लोग पार्ट डी सोचो। मैं 1 मिनट में जो है वो आ रहा हूँ, जरा पानी पी लूँ, मैं बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, गला खुशक हो गया।
आप लोग सोचे 1 मिनट बस। अरे नहीं करो ऐसा। क्यों? अबे आवाज आ रही, नहीं करो। रिकॉर्ड हो रहा है सब सर। रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं करो। हाँ। हाँ भाई, आया ये आसान वाला सवाल किसी को? मुश्किल वाले तो सारे मैंने करा दिए, आसान वाला सवाल छोड़ा, क्या हुआ? जी जी क्या करना है बता दो। सर, जो न्यूमरेटर वाले हैं उनको हम कंबाइन करके सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर 16 ही रहेगा, इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। यानी डिनोमिनेटर में तो रूट रहेगा ही नहीं, न्यूमिनेटर को आप कंबाइन कर दें। चलो अच्छा, कर देते हैं। अच्छा, ये वाला मैं 2 तरीकों से करूंगा। क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 80 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 12 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर। यही है ना? 16 सर। अच्छा सॉरी, 16 है ना। अच्छा, अब क्या कह रहे हो तुम लोग, क्या करूं मैं इसको पहले अच्छा, न्यूमरेटर को कंबाइन करने को कह रहे हो, राइट? जी। अच्छा, इन दोनों को हमने किया कंबाइन, और ये कैसे गंदी सी लाइन बन गई। इन दोनों को हमने कर दिया कंबाइन। अरे भाई कौन है ये? अब जैसी भी है चला लो। और रूट का हमने स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, तो आ गया 16। अच्छा, अब क्या कह रहे हो, 80 और 12 को मल्टीप्लाई कर दूं? फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो भी फैक्टर्स ही बनाने, तो मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। अब 80 के भी क्या मतलब, प्राइम फैक्टर्स बना लूं या 2 बनाऊं? 2। तो बनवाओ, कौन कौन से? 40 मल्टीप्लाई बाय 2। अरे इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा वाला है? 40 40 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? शाबाश। 20 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो आजकल 40 बनने लगा है। बेहतरीन हो गया। ये इजाद कब हुई? ऐसी बातें करते हो। और बताओ। 4 मल्टीप्लाई बाय 20। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 ये लार्जेस्ट नहीं है ना? लार्जेस्ट नहीं है ये। 16 times 5। 16 टाइम्स 5, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात सुनो, अगर इतना टाइम लगे ना तुम लोगों को कभी ये 2 फैक्टर सोचने में, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, समझे? हमने ये 2 फैक्टर्स वाला मेथड बनाया इसलिए कि टाइम बचे। अब अगर ये 2 फैक्टर्स बनाने में इतना टाइम लगने लगे ना, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना तुम लोग। सही है बात?
ठीक है सर। ये टाइम सेव करने के लिए दो फैक्टर्स वाला मेथड बताया गया है। अब हमारे यहाँ तो मसला उल्टा है ना, दो फैक्टर सोचने में ही इतना टाइम लग जाता है, इतनी देर में बंदा प्राइम फैक्टराइजेशन करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो अगर नहीं सोचना, कोशिश तो यही करो कि ये तरीका आए। प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है आगे जिस तरह के सवाल आने वाले, ठीक है। तो कोशिश तो यही करो कि ये तरीका आ जाए भाई, ठीक है। और इसका आसान सा तरीका, परफेक्ट स्क्वायर सोचते हुए जाओ ना। परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, फिर 4 होता है, फिर 9 होता है, फिर 16 होता है, फिर 25, 36। कम से कम शुरू के 8-10 परफेक्ट स्क्वायर्स तो याद है ना। बस आप एक एक करके सोचते जाए कि जी 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, फिर 4 को किससे करूं, फिर 9 को किसी से करूं तो 80 बनता भी है कि नहीं बनता, बनता है तो कौन सा है, फिर 16 के साथ 80 बनता है कि नहीं बनता, बनता है तो कैसे बनता है, तो उसके बाद 25 के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक वक्त आएगा आप 64 या 81 तक पहुंच जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार अब तो 81 तक पहुंच गया, मैं 81 को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करके 80 तो नहीं बना सकता। तो अगर कुछ था तो इससे पहले था। अच्छा, तो ये 80 की बात हो गई, आपने मुझसे कंबाइन करवाया, राइट। और फिर 12 के लिए क्या कर रहे हो? 4 और 3। 4 और 3, यानी आपने मुझसे इसको कंबाइन करवाया था, तो 80 की जगह आपने मुझे ये कुछ लिखवा दिया और 12 की जगह आपने मुझे ये कुछ लिखवा दिया। इज दैट राइट? जी सर। जी सर। और डिवाइड में हमारे पास 16। चलिए अब बताइए इस रूट के अंदर से क्या क्या आप मुझे बाहर लाने दे रहे हैं? 16 और 4। 16 बाहर आके क्या हो गया? 4 और 4 बाहर आकर क्या हो गया? 2 2। रूट के अंदर क्या क्या रह गया? 5 और 3 5 और 3। और डिनोमिनेटर में क्या है? 16। 16। तो ये 4 और 2 को एक साथ ही उससे कैंसिल कर दो तो 2 बचेगा। जी जी सर। सर। कि ऐसा तो नहीं ना कोई 8 बना के ही कैंसिल करे। अच्छा भाई, एक तरीका ये हो गया, आपने मुझसे कंबाइन करवाया, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो है, अब 18 था ना, मैंने 16 मल्टीप्लाई बाय 5 किया 80 को, वहीं खड़े खड़े। हम और 15 को नहीं करेंगे? क्या 15 के प्राइम दो सोचो फैक्टर, अगर मिलेंगे तो बना दो। 15 किन दो चीजों से मल्टीप्लाई होके बनाए? ये 15 लाई 86 कैसे? फाइव। से। ये 15 लाई कैसे थी तुम? 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके लाई हो ना। हाँ। तो क्या इसको कोई 2 लाइक फैक्टर्स दे सकती हो? जो चीज बन नहीं। ही दो अनलाइक प्राइम फैक्टर्स से रही है, वो 2 लाइक फैक्टर्स में ब्रेक कैसे होगी? मैंने अनलाइक प्राइम फैक्टर्स बोला है, सही है। सही है। अच्छा भाई, मैंने क्या किया, मैंने कंबाइन नहीं किया दूसरे मेथड में, मैंने कंबाइन किए बगैर ही फैक्टर्स बना दिए। 16 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा? 5। ये बात मानोगे? जी सर। 4 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा? 3। अपॉन में क्या बचा? 16। ये 2 से 16 को कैंसिल किया 8, फिर 4 से 8 को कैंसिल किया तो मेरे पास बच गया 4। डिनोमिनेटर में 4 बच गया, ऊपर है रूट 5 और रूट, हाँ सॉरी 2, पता नहीं क्या बदतमीजी हो रही है आज। 2, तो रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, डायरेक्टली रूट का 15 लिख दूं, कोई एतराज? नहीं सर। ठीक है भाई, इसके मैंने दो तरीके कर दिया। अब वो आप देखें क्या बेहतर लग रहा है आपको लग रहा है कंबाइन करके, इस सवाल को कंबाइन करके करना अच्छा था या इस सवाल को अलग ही अलग रख के करना अच्छा है? वो आपने फैसले करने हैं सारे। हमारा काम आपके सामने दोनों चीजें रखना है, वो हमने रख दी, फैसले आपने करने, ठीक है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछो भाई, हाँ शाबाश। सर ये पार्ट बी जो है इसमें आपने डिनोमिनेटर में 5 क्यों नहीं लिखा दूसरे स्टेप में? पार्ट बी में जी। न्यूमिनेटर में क्या नजर आ रहा है तुम्हें सवाल में?
क्या? सवाल में न्यूमिनेटर में क्या नजर आ रहा है तुम्हें? अंडर रूट 125। तो वो 125 भी तो नहीं लिखा मैंने, ये भी तो पूछो ना। वो 125 कहाँ गया बताओ? 25 से रिप्लेस कर दिया। अरे तो क्यों रिप्लेस कर दिया? मैंने 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 आया ना। अच्छा अच्छा, सही है। सही है। अच्छा भाई, अब उसके बाद अच्छा ये तो देखो, ये था बेसिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स। अगर सर्ट दिया हुआ है, कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवीजन नहीं, ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन थी सर्ट्स की। सही है। अभी मैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन ही कर रहा हूं, मैं अभी एडिंग पे नहीं जा रहा। अभी मैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन के ही क्वेश्चंस कर रहा हूं। पहले मैं बेसिक्स जरा सिखा दूं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे पहुंचेंगे। ये एक्सरसाइज 4C है एक्चुअली जो हमें पढ़नी है। ठीक है, वो मैंने कुछ वर्ड एग्जाम्पल और कुछ प्रैक्टिस नाउ किया। मेरे पास कंटेंट बहुत कम है बुक में, और इतना लिमिटेड कंटेंट है कि अब जैसे चारों सवाल देख रहे हो ना तुम, ये चारों की चारों डिफरेंट सवाल है। ये चारों के चारों तो मैं ही करा दूंगा, तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? सही है। अब जरा देखो, क्या मैंने ऐसे ही 4 सवाल करा दिए तुम लोगों को अभी? जी जी सर। जी अब सर। अब ये तुम लोगों के लिए, ताकि सेल्फ प्रैक्टिस हो। अब ये 4 भी अगर मैं करा दूं ना तो गलत है। ठीक है, मैंने ऐसे 4 सवाल करा दिए, अब आपको ये करना आना चाहिए। मैंने इसके मेथड्स यहाँ पर शेयर कर दिया आपके साथ कि भाई आपको क्या करना चाहिए। अब आप हमें पहले, रजिस्टर में करना है। हाँ हाँ, ये सारा काम रजिस्टर में ही होगा। इफ यू वांट यू कैन टेक आउट द प्रिंट, लेकिन अभी नहीं करना है। 9C वालों को स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद करना है ये टॉपिक, तो ये सेफ रहेगा, वहां से उठा के कर लीजिएगा। अब आप ये सवाल देख रहे हैं ना, ये जो मैंने सॉल्व किए, इनकी मदद ले सकते हैं उस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए, मगर इनकी मदद तब लीजिएगा जब आप भूल जाएं, आपको याद नहीं आ रहा हो। पहले कोशिश करना है इनको देखे बगैर वो 4 सवाल करो। सही है, बात समझ रहे हो? जी सर। हाँ, कहीं फंस जाओ फिर इनकी मदद लो। ये मैंने बेसिक सिंप्लीफिकेशन सिखाई। सही हो गया। जी सर। अब मैं जा रहा हूं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पे। ऐड करना सिखा दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट करना भी सिखा दिया। अब भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक प्रायर नॉलेज लगती है। वो प्रायर नॉलेज क्या है? 9B का कोई बच्चा बता दे मुझे। 9B का कोई बच्चा। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल इन अलजेब्रा। हाँ ठीक है भाई, हमने ये आज ही डिस्कस किया है स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हुए, और उस वक्त कहा था कि यही रूल यहां भी लगेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ या इन एलजबरा। एलजबरा के वक्त ना एक रूल सिखाया गया है आप वो। अब वो क्या है? जैसी मिसाल ले लो, अगर मैं पूछूं 3x प्लस 9x कितना हो गया? 12x। फिर मैं पूछूं 7x² प्लस 5x² कितना हो गया? 12x²। 12x²। फिर मैं पूछूं भाई 9x प्लस 2y, बताओ क्या ये ऐड होंगे? नहीं सर, वजह? वेरिएबल्स अलग हैं। चलो वेरिएबल सेम कर देते। 9x² प्लस 2x। अब पावर्स अलग हैं सर। सर ऐड करने के लिए वेरिएबल और पावर सेम होनी चाहिए। यानी वो रूल क्या था? वो रूल था
base and power both should be same for addition and subtraction। ये बात सही हुई? जी सर। ये आपका बचपन का रूल है। अब इसी रूल को मैं यहाँ पर कैसे लगा रहा हूं वो भी देखें। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मेरे पास एक सवाल है, ये अब इतना नहीं ऐड वैड नहीं, अरे हटो ना, मैंने कहा भाई 5x की पावर 1/2 प्लस 9x की पावर 1/2। बताइए, आप लोगों ने भी मुझे कहा एडिशन के लिए बेस और पावर सेम होना चाहिए है, तो क्या यहाँ बेस और पावर सेम है? जी सर। जी सर। तो क्या यहाँ एडिशन होगी? जी सर। जी सर। हो जाएगी। कितना होगा? 14x की पावर 1/2। 14x की पावर 1/2। अब पता नहीं क्या बात है, लोग यहाँ तक मानते हैं, मगर जब उनको फिर यही चीज ऐसे लिख के दे दो ना, 5x की पावर 1/2 प्लस 9x की पावर 1/2। क्या मैं अभी भी x की पावर 1/2 ही लिख रहा हूँ? ये जो ब्लू से मैंने लिखा है, क्या मैंने इसे 5x की पावर 1/2 और 9x की पावर 1/2 ही नहीं लिखा है एक दूसरे तरीके से? जी सर। जी सर। जी सर। तो क्या मैं नहीं कह सकता कि यहाँ भी बेस और पावर सेम है? क्या सर? जी तो सर। क्या यहाँ एडिशन नहीं हो जाएगी? होगी सर। हो सकती है। यहाँ पर आके लोग पता नहीं क्यों अजीब तरह की हरकतें करने लगते। भाई रूट्स कुछ भी नहीं है, रूट्स आर एक्चुअली पावर्स। रूट्स भी पावर को लिखने का ही एक तरीका है। तो जो कुछ तुम पावर की प्रेजेंस में कर सकते हो वो ही सब कुछ तुम रूट्स की प्रेजेंस में कर सकते हो, और जो कुछ तुम पावर्स की प्रेजेंस में नहीं कर सकते वो सब कुछ रूट्स की प्रेजेंस में भी नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है। सर ही हम लोग इंडाइसिस में भी तो कर सकते थे। इंडाइसिस में भी कर सकते थे, अगर इंडाइसिस में तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन देता तुम बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है सर। ठीक है, इंडाइसिस में मैंने तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी दिया ही नहीं, और जो दिया वो दिया 5 की पावर 0 प्लस 5 का स्क्वायर। वहां पर हो नहीं सकता क्योंकि पावर डिफरेंट थी। जी सर। अब इस सवाल पे आ गए। अब इस सवाल में सबसे पहले तो आप जरा एक चीज कॉमन, ये एकदम, ये किसने इसको ऐसे कर दिया? इसको मेरे जैसा स्मार्ट करेंगे हम पहले। हाँ ये हुआ ना। अब इस सवाल को करते हुए एक कॉमन गलती, अब पता नहीं गलती है भी कि नहीं है, बताओ क्या ये मैंने सही किया है? सही किया है सर। सोच लो भाई, सोच लो, अच्छी तरह सोच के जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्यों नहीं? इसलिए मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस हो रहा है। हमने आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस में एक बात सिखाई थी, ए एन प्लस बी एन इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी की होल पावर एन। याद आ रहा है? जी इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी। बात समझ आई? जी तो आप सम और डिफरेंस में पावर्स को कंबाइन नहीं कर सकते थे, तो रूट्स को भी तो कंबाइन नहीं कर सकते ना। ठीक हो गया कि नहीं ठीक हो गया? ठीक हो गया। एक बात तो मेरे भाई ये हुई। अब बात ये है कि फिर ये √32 प्लस √50 को ऐड कैसे करें? ये तो बेस अलग है, पावर बेशक सेम है, बेस अलग है। एक जगह बेस है 32, उसकी पावर में 1/2 है। एक जगह है बेस 50, उसकी पावर अलग है। तो ऐड तो हो नहीं सकते ये।
ना कंबाइन हो सकते हैं। पावर्स तो सेम है ना, तो ऐड हो सकते हैं। पावर सेम है ना, बेसिस तो डिफरेंट है ना। तो ऐड हो सकते हैं। बोलो 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 बोलो। हो सकते हैं सर। तो इसका मतलब है पावर्स है। फिर इसका मतलब है कि फिर ये भी, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ एक कोने में, फिर इसका मतलब है इसको भी ऐड होना चाहिए था। नहीं, यहाँ भी तो पावर सेम है। पावर इधर है नहीं, पावर वो ऊपर कोने में लिखा होता है, जो प्रॉपर बेस। हाँ? सर लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स अलग हैं। वेरिएबल का मतलब बेस ही हो गया ना यार एक तरीके से। अच्छा अच्छा। पावर नहीं है ना उसमें। क्यों नहीं है, पावर लगा देता हूँ मैं पावर, तुम बड़ी फिक्र कर रही हो। ये लो तुम पावर ले लो, 9x² प्लस 5y², ये लो लगा दी पावर तुमने, और तुम बात करो। सर है पावर, एक्स के ऊपर पावर 1 है तो। उसको नजर नहीं आ रही ना, वो उसको मान नहीं रही, वो कह रही नहीं, लगा दी मैंने पावर तुम्हारे लिए, अब तुम कर दो। अब कर सकती हो। नहीं सर। दो शर्तें हैं ना भाई एडिशन के लिए, सिर्फ पावर नहीं है ना, बेस भी तो सेम हो। बेस और पावर की शर्त है, ये तो अभी आप ही लोगों ने बोला, मैंने तो बोला भी नहीं। ये रूल तो आप ही लोगों ने भी लिखवाया मुझे कि सर एडिशन के लिए बेस और पावर सेम होनी चाहिए, वरना मैं तो 32 कह और रहा था। 50 में क्या फर्क है? 32 और 50 में बेस का फर्क है, पहली वाली बेस है 32, दूसरी वाली बेस है 50। तो फर्क है ना, तो उसका क्या करेंगे फिर हम? अब हमें क्या पता, ये तो आप बताएंगे, हम तो खुद कह रहे हैं, ये तो सवाल गलत छोड़ देते, यहाँ लिख देते हाउ डेयर यू गिव अस द रॉन्ग क्वेश्चन। आप सिर्फ इसके बारे में सोचो, सिर्फ इसके बारे में सोचो, भूल जाओ 50 को। रूट के अंदर एक नंबर हो तो तुम्हारा क्या फर्ज है? अगर रूट उसको के रूट अंदर से बाहर लाना। उसको रूट से फैक्टर बना के बाहर लाना। जरा 32 के लिए मुझे दो फैक्टर्स बताओ जिनमें से एक लार्जेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर हो। 16 और 2, फैंटास्टिक। तो 32 का मतलब हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या हो गया इसको, 632 का मतलब हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद बस अगला नंबर क्या है, 50 उसके साथ भी क्या करोगे फैक्टर्स। बताओ। 25 मल्टीप्लाई बाय 2। 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब बताओ इसमें से 16√2 में से क्या बाहर आ गया? 4, और ब्रैकेट रूट के अंदर क्या बचा? 2 2। 25√2 में से क्या बाहर आ गया? 5 5। रूट के अंदर क्या बचा? 2। तो यानी अब देखा जाए तो एक तरीके से तुम्हारी बेस 2 हो गई। अब ऐड कर सकते हैं ना। ये तुम्हारी बेस हो गई, ये तुम्हारी बेस हो गई, दोनों की पावर भी सेम हो गई। यानी 4√2 प्लस 5√2, कुल मिलाकर कितने √2? 9√2। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम फैक्टर्स बना रहे थे ना, तो जब तुमने फैक्टर्स बनाए, जैसे पहला फैक्टर तुमने बनाया 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तुम्हें यही पता चल जाना चाहिए था कि इसमें से रूट के अंदर बाकी क्या रहने वाला है और कौन बाहर आने वाला है। जब तुम फैक्टर्स बना रहे थे तो तुम्हें पता था कि 2 रह जाएगा अंदर। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 में भी के फैक्टर्स बनाए तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या चीज अंदर रहेगी। अगर ये दोनों चीजें डिफरेंट रहती, क्या तब एडिशन हो पाती? नहीं हो पाती। तो फैक्टर्स जब भी बनाओगे तो एक तरीके से ये हिंट का काम करेगा तुम्हारे लिए कि अगर पहले वाले रूट के अंदर 2 रहा है तो दूसरे वाले रूट के अंदर भी 2 ही रहना चाहिए है। अगर दोनों रूट्स के अंदर डिफरेंट चीजें रह गई तो फिर एडिशन दोबारा नहीं होगी।
सही है। जी सर। तो मैं ये यहाँ लिख रहा हूं, रिमेंबर नंबर लिव inside the square root has to be same। समझ गए बात? जी सर। अब ये वाली टेक्निक हमारे लिए काम बहुत आएगी। अब इसका जैसे पार्ट ए, ये एक सवाल और करेंगे। पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस दूसरा नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 108। क्या इसी शक्ल में ये एडिशन हो जाएगी? बताओ क्या नहीं है कि सर। नहीं होगी? हाँ। अच्छा, नहीं सर। क्या ये रूट कंबाइन हो जाएगा? नहीं। नो। इसका मतलब है कि 75 को भी ब्रेक करोगे और 108 को भी ब्रेक करोगे। अब इन दोनों नंबर्स में से कौन से नंबर के लिए दो फैक्टर्स सोचना आसान है तुम्हारे लिए विद द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर? 75 का या 108 का? 75। 75 का। क्या है वो? 25 और 3। 25 और 3। यानी जब भी सवाल शुरू करो तो उस नंबर के दो फैक्टर सोचना जो आसान है। अब 25 और 3 बना लिया ना तुमने, अब देख कर बताओ रूट के अंदर बाकी क्या रहने वाला है? 3। 3। इसका मतलब क्या है? 108 के जो दो 108 को 3 फैक्टर्स से डिवाइड बनाओगे करो। ना, उसमें भी एक फैक्टर 3 होगा। ये बात समझ गए? जी सर। अब वो दूसरा फैक्टर सोचना बड़ा आसान है। 108 को 3 से डिवाइड कर दो तो दूसरा फैक्टर पता लग जाएगा। और अगर सोच सकते हो डायरेक्टली तो डायरेक्टली सोच लो, वो तुम देखो। 36। अरे वो तो मैंने लिख दिया ना अंकल। सही हो गया? जी सर। तो हमेशा स्टार्ट करो आसान वाले नंबर के साथ, उसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करो, वो खुद बता देगा कि दूसरे वाले में छोड़ना क्या है और दूसरा फैक्टर निकालना कैसे। अब देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 में से क्या बाहर आएगा? 5 5। 5। क्या रह जाएगा रूट के अंदर? 3। 3 प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 3 में से क्या बाहर आएगा? 6। क्या रह 6। जाएगा? 3 5 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 कितना? 11 क्यूब 5 11 स्क्वायर 3। 11 स्क्वायर रूट 3। जी। क्या ये उल्टी उल्टी बातें कर रही हो? चलो पार्ट बी पर आ जाओ बस। अब पार्ट बी में क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस स्क्वायर रूट, वही बात। अरे बता दो, स्क्वायर रूट 20 माइनस स्क्वायर रूट 20 एज इट इज दैट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। क्या माइनस हो जाएगा? नहीं। नहीं नहीं होगा यानी कि सर। दोनों को ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करना आसान है तुम्हारे लिए बता दो? 20। 20 20 को। 20 के फैक्टर्स 20 के लिए दो फैक्टर्स बताओ। 5 और 4। 5 और 4। तो मैं पहले भाई ऐसे लिखता हूँ, मुझे ऐसे लिखना पसंद है। तो अब 80 के मामले में भी पहला वाला तो चलो नहीं पता, बट दूसरा वाला समझ में आ गया, 5 है। 20 होगा। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो सदीम। सॉरी 14 टाइम्स 17। 14 टाइम्स 5 इज 70। तुमने क्या बोला महक? सर 17 मल्टीप्लाइड बाय 5। यार हद ही हो गई, हद ही हो गई भाई। 80 को 5 से डिवाइड कर लो ना, खुद ही आ जाएगा। एक बात। 16 दूसरी 16, बात, 16। जो लोग 17 या 14 या 20 जितने भी लोगों ने बोला, जरा खुद सोचें क्या परफेक्ट स्क्वायर है? ना तो 14 परफेक्ट नहीं है स्क्वायर है, ना 17 है, ना 20 है। सही है। तो वो क्या है? 16 है।
अभी मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है वैसे सोचो, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ये तो सभी को पता होते हैं ना। एक एक करके रैंडमली ट्राई कर लो, खुद ही मिल जाएगा जवाब। अच्छा, अब 16 बाहर आ गया तो 4, अंदर क्या बच गया, रूट का 5, माइनस 4 बाहर आ गया तो 2, अंदर क्या बच गया, रूट में 5। 4 रूट 5 माइनस 2 रूट 5 क्या होगा, 2 2 root 5 स्क्वायर रूट 5। फिर आप चलिए पार्ट सी। अब पार्ट सी में बहुत ही मुसीबत हो गई, पार्ट सी में तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 216, क्या ये लोग एज इट इज ऐड हो जाएंगे, नहीं सर। क्या ये लोग कंबाइन हो जाएंगे, नहीं सर। तो फिर ये सब ब्रेक होंगे। जी सर। अब इसमें से सबसे आसान कौन है ब्रेक करना, 24। करवा दो। 12 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 में से 16 परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, नहीं नहीं नहीं, 16 times 3 16 टाइम्स 3 जो है वो 24 कब से देने लगा, 6 और 4। 6 और 4। तो मैंने लिखा पहले 4, एक पता नहीं क्या बात है, सब लोग पता नहीं मैं ही गलत सोचता हूँ, पहले परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं सोच रहे तुम लोग, 4 और 6। अब बताओ यहाँ रूट कौन रहने वाला है, 4। अरे बाबा बाबा बाबा, 6 सर, 6। तो इसका मतलब है 54 के लिए भी जो दो फैक्टर्स बनाओगे उसमें से एक 6 होगा, फिर 216 के लिए भी जो दो फैक्टर्स बनाओगे उसमें से एक 6 होगा। अब बनवा दो। 54 के लिए 9 और 6। 54 के लिए 9, और 36 है 216। तुम लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हो ना, मैं तुम लोग कह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर कर करके एक एक करके सोचते हो जाओ, खुद ही जवाब जल्दी से मिल जाएगा। 1 4 9 16 25 36 49 ऐसे करके सोचते हुए जाओ, खुद ही जवाब मिलेगा। तो भाई पहले वाले रूट में से 2 बाहर आ गया तो रूट के अंदर रह गया 6, प्लस 9 के अंदर से रूट बाहर आ गया तो रह गया 6, से 6 बाहर आ गया तो रह गया 6। 2 रूट 6 प्लस 3 रूट 6 माइनस 6 रूट, तो अच्छा चलो एक स्टेप मैं कर दे रहा हूँ, -1। जरूरी नहीं है वैसे, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ स्टेप। 5 रूट 6 माइनस 6 रूट 6, तो क्या बचेगा भाई बता दो, माइनस का -1 एक root रूट 6 6, तो क्या वो 1 लिखूं, नहीं सर, -1 है। हाँ तो लिखूं माइनस सिर्फ का, माइनस है। माइनस सिर्फ माइनस लगा दूं तो चलेगा ना। जी सर। अब रूट के अंदर अगर तो प्राइम नंबर होता तब तो हम कहते कि चलो भाई ये तो रूट से बाहर नहीं आएगा, ये रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या ये रूट से बाहर आएगा, नहीं, अगर तुम इसके फैक्टर्स ना भी लोगे तो इट विल ओनली हैव 2 फैक्टर्स एंड बोथ ऑफ देम आर अनलाइक फैक्टर्स, तो बाहर नहीं आएगा। अगर कुछ बाहर आना होता ना तो शुरू में ही आ गया होता जब हमने तुम्हें टेक्निक सोचवाई। बात समझ में आ गई, जी सर। ये सर ये आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई और बेसिक सिंप्लीफिकेशन हुई। यहाँ तक कोई परेशानी है किसी को अभी तक, नहीं, नहीं सर। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैंने कोई काम तो नहीं दिया हुआ ना, नहीं सर। तो अब आप नोट कर लीजिए। 4C का क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं, लेकिन बिना देखे कोशिश करना, और 4C का क्वेश्चन नंबर 2 आप कर जरूर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपको पार्ट एफ में मसला होगा कि नहीं होगा, बट बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं, पार्ट ई और पार्ट एफ के अलावा आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। सही है बात।
याद रखना ये चीज अभी आगे जाके बहुत खराब होने वाली है। अभी ये बहुत इनिशियल लेवल पे है, बहुत आसान है, आगे इसने जाकर खराब होना है। ठीक है, तो ये जितना अभी डिस्कस किया है, ऑल ऑफ दिस शुड बी क्लियर। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते सिर्फ 3-4 बातें हैं, लेकिन सवाल देते हम लोग बहुत खराब हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ देख रहे हो ना, मैंने तुम लोगों को एक हिस्से में एडिशन सिखाया, उससे पहले सिर्फ सिंप्लीफिकेशन सिखाई आसान सी, उसके बाद अब हम मजीद तुम्हें क्या सिखाने वाले हैं, मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग के बाद एक आखिरी चीज सिखाएंगे तुम्हें ये, और उसके बाद कॉन्सेप्ट खत्म है सर्ट्स का। सर्ट्स में कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। 4 कॉन्सेप्ट हैं जो कुल मिलाकर सिखाते हैं, दैट्स इट। सर्ट में सीखने को ज्यादा नहीं है, बट सवाल इतने गंदे गंदे बनाकर देते हैं, इतने सारे सर्ट्स दे देते हैं कि वो बच्चा बेचारा आखिर में रोना ही शुरू कर देता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बस ये याद रखना तुम लोग। सर एक सवाल है। एक सवाल पूछो बेटा। सर इसके अंदर क्या बॉड मास लगेगा? इसके अंदर जहां जरूरत होगी वहां बॉड मास भी लगेगा, बिल्कुल। जैसे अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बीच में डिसाइड करना है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पहले लग रही होगी तो पहले मल्टीप्लिकेशन ही लगाओगे, एडिशन नहीं लगा सकते। ये भी नंबर्स ही हैं, ये कोई अलग चीज थोड़ी है, ये भी नंबर्स ही हैं, बट बस जरा डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं। ठीक हो गया? जी सर। चलें, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। अब कल जो है वो क्लास, जरा मुझे नहीं लगता कि कल वी विल हैव क्लास, बिकॉज कल तो जो है वो मेरे ख्याल में वी विल बी एट स्कूल एट दिस टाइम ना। कल क्लास आपकी नहीं जी हो सर। पाएगी।